नमस्कार प्रिय बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज आप सभी के सामने जो आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे वह होगा समावेशी शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और इस क्लास की बात करें, समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा कहता है बिना किसी भेदभाव से, बिना भेदभाव का करते हुए, बिना किसी भेदभाव से या भेदभाव करते हुए हम जो बच्चों को समान तरीके से, बच्चों को चाहे वह सामान्य बच्चा हो या फिर विशिष्ट बच्चा हो, एक समान तरीके से क्या करते हैं, शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। वही क्या है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा की बात करें तो RTE 2009 जब आया तो उसमें कंपलसरी कर दिया गया कि जो शिक्षा होगा वह बच्चों को समावेशी शिक्षा के आधार पर ही शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि RTE की बात करें, राइट टू एजुकेशन की बात करें तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और आर्टिकल 21A में जो लिखा गया, क्योंकि बच्चे का मौलिक अधिकार है और चीज़ें अब जब मौलिक अधिकार चीज़ें बन गई तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा से अब शिक्षा देना जरूरी हो गया। दोस्त, तो हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की बात करें तो हम सभी इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, यह भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले तो जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, कि शिक्षा में समावेशी का तात्पर्य क्या है, अभी देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे समावेशन का क्या अर्थ होता है, और उसके बाद करें समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किसे बढ़ावा देता है, या फिर समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। और प्रश्नों के साथ, मतलब जो भी क्वेश्चन है वह प्रश्नों के साथ हम सभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। इन सभी पॉइंट को जोड़ते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे। दोस्त, बात करें एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। कंप्लीट कोर्स आप सभी परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास आपको मिलेगी। बात करें 2 नंबर दिया गया, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्त, सबसे पहले आप सभी की स्क्रीन में पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है। देखिए क्वेश्चन आ गया और ऐसा पूछ रहा है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या है, यह आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें तो कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाए जाएं, या फिर कह रहा है कि दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, या सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, या योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो समावेशी शिक्षा कहता है कि भैया बिना किसी भेदभाव का करते हुए, मतलब किसी भेदभाव, योग्यता मतलब किसी प्रकार का भेदभाव, चाहे योग्यता से आधारित हो, चाहे धर्म से हो, चाहे किसी प्रकार से भेदभाव, मतलब करना ही नहीं करना है, उससे परे होकर से, उसका मतलब उससे दूर होकर के हम सभी बच्चों को क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, गुणवत्ता शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन कह सकते हैं। इसका मतलब है हमारा क्या राइट होगा, हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी की बात करें तो कह रहा है कि सिर्फ अंग्रेजी विषय, मतलब अंग्रेजी भाषा ही पढ़ाई जाए, इसका मतलब है गलत है। कह रहा है कि दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में, तो मैंने आपको बताया चाहे वह दिव्यांग हो या सामान्य हो या किसी प्रकार का बच्चा हो, तो हमें देना है सिर्फ सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में, ना कि हमें अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय बनाई जाएंगी, अलग अलग विशेष विद्यालयों का गठन किया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह भी गलत है। और ए में कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS वाले बच्चे हैं, तो उन्हें कह रहा है केवल सरकारी स्कूल में, भैया उन्हें बोल दिया जाए कि आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ो, केवल उपलब्ध कराया जाए, इसका मतलब है यह भी गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, सेकंड नंबर की चर्चा करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी पढ़ें और फिर बताने का प्रयास करें। कर निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। दोस्त, कर कि भैया यह भी आपको मैंने बताया कि शिक्षा में समावेशन का मतलब क्या है, यह भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया, सामने लिखा रहा आपके कवर पेज पर। तो ध्यान दें, छात्रों को शारीरिक दंड कर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिखाना, या विविधता का सम्मान करना, या मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं ऐसा मानता ही नहीं समावेशी, कहता है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, लचीला पाठ्यक्रम, मतलब कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी जो सिलेबस में होनी चाहिए इसकी बात करता है, ना कि आपका स्टैंडर्डाइज
स्टैंडर्डाइजेशन बात करें, जिसे हमको मानकीकृत बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की बात, सिलेबस की बात करता ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डी जो है गलत है। विविधता का सम्मान करना एकदम राइट है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी की बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिखाना, इसका मतलब गलत है। और ए की बात करें छात्रों को शारीरिक दंड देना, शारीरिक दंड देना आप जानते हैं आरटीई में जो विरोध किया गया, मतलब कहा गया बच्चे को हम किसी प्रकार का दंड दे ही नहीं सकते, तो फिर शारीरिक दंड की कहाँ बात हो गई। इसलिए दोस्त या भी नहीं, राइट होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे थर्ड नंबर के लिए। अगर एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं। कहा एक क्रिएटिव बच्चा, एक क्रिएटिविटी बच्चा है, मतलब उसमें सृजनात्मकता है, जो चाइल्ड है वह सृजनात्मक बच्चा है। अब भाई सृजनात्मक बच्चा है तो कहीं ना कहीं उसमें अब सारी सोच भी होगी, कहीं ना कहीं उसमें बच्चे में आमूल चिंतन की योग्यता भी होगी, कहीं ना कहीं नए तरीके से आमुख करने की, नए तरीके से उत्पादन करने की क्षमता भी होगी। मतलब कहीं ना कहीं सृजनात्मक बालक का मतलब ही होता है नई चीज़ों को नए तरीके से प्रेजेंट करना, मतलब किसी चीज़ को नए तरीके से बना देना या प्रस्तुत कर देना सृजनात्मक बालक कहलाता है। अगर ऐसा गुण है तो कह रहा अपसारी सोच तो एकदम सही है, अभिसारी सोच गलत है, और गलत ही क्या है ये चीजें अब सृजनात्मक बच्चा का गुण नहीं है। अभिसारी सोच की बात करें, अभिसारी सोच का कहता है कि भैया एक तरीके से एक ही ढर्रे पर जब आप सोचते हैं तो उसे अभिसारी सोच बोला जाता है, यह गलत होगा। अमूल चिंतन की योग्यता सही है, यह भी होनी चाहिए। नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, यह भी सही। इसका मतलब है कहीं ना कहीं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो जहां फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मिल रहा है वही राइट होगा। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सीखते हुए चले, समझते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान देंगे दोस्त। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापकों को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई एक निगेटिव वर्ड है, कहीं ना निगेटिव सेंटेंस इसमें है, और उसी निगेटिव सेंटेंस को हमें ढूंढ लेना है। तो करा विविध दृष्टिकोणों को व्यक्ति करने के मौके देना, या करा दृष्टिकोण विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन या गतिविधियां प्रदान करना, या कर अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, या कर विद्यार्थियों को उसकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजना देना। तो कहीं ना कहीं करें कि भैया प्रतिभाशाली बच्चा है तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, वह बच्चा सफल समावेशन मतलब सफल जोड़ने के लिए, इंक्लूड करने के लिए, इंक्लूशन करने के लिए, समावेशन करने के लिए बात कर रहा है। तो शिक्षक को किससे बचना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं शिक्षक उससे दूर रहना चाहिए, शिक्षक को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तब विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना चाहिए, व्यक्त करने के, यहाँ व्यक्त करना होगा, व्यक्त करने नहीं, व्यक्त करना होगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्त है और यह चीजें होनी चाहिए। कारण विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियों को प्रदान करना, कहीं कहीं शैक्षणिक बात करे वो उसको बढ़ावा देने की बात करता है, यह भी राइट है। कारण अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, और यही क्या है चीज, गलत सेंटेंस है, और गलत सेंटेंस ही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जब गलत सेंटेंस ही पूछ रहा तो कहीं ना कहीं हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। और विद्यार्थियों को रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजना देना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बढ़ावा दे रहे हैं समावेश, सफल समावेशन के लिए। तो यह बातें करा कि बचने की बात करा, निगेटिव वर्ड ढूंढ रहा तो निगेटिव का है सी, और आप सीख गए होंगे या मुझे पूरा विश्वास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। करा कि 5 नंबर के लिए करा श्रवण बाधिता वाले बच्चों, विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। करा कि ऑप्शन सामने है, करा कि उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। सहायक तकनीकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बचना चाहिए, या फिर जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। ध्यान देंगे दोस्त, आप जानते हैं इसमें पूछ रहा है कि श्रवण बाधित है, कहीं ना कहीं बच्चे को सुनाई नहीं देता है। अब जो सुनाई नहीं देता है तो उसके कारण कि कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ अगर ऑप्शन है तो ये हमारा राइट हो जाएगा। उस वक्त बोलने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए जब विद्यार्थी चेहरा ना देख रहा हो। एकदम बात सही है, बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो इसका कहीं ना कहीं बच्चा है कि अगर सुनाई नहीं देता, अगर सामने बच्चे के सामने है, जैसे मान लीजिए आपको सुनाई नहीं दे रहा है और हम बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अंदाजा लगा पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ अंदाज लगा पा रहे होंगे कि क्या सर बोल रहे हैं। मान लीजिए नहीं सुनाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ आपको बोलने के तरीके से पता चल पाएगा।
लेकिन अगर आप मान लीजिए बच्चा सुनाई नहीं देता और अब बच्चे के सामने चेहरा भी नहीं, तो बच्चा क्या समझ पाएगा कि बच्चा सुनाई भी नहीं देता और चेहरा सामने भी नहीं है, इसका कहीं ना कहीं मतलब है। और इसीलिए आपका राइट होगा, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए जब विद्यार्थी आपका चेहरा ना दिख रहा हो। कर सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चा जब सुनाई नहीं देता तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने की बात करना चाहिए था, यहाँ हतोत्साहित दिखाया गया, गलत हो जाएगा। कर सहायक तकनीकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बचना चाहिए, भैया करना चाहिए, क्योंकि सीखने जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो तकनीकी का इस्तेमाल तो करेंगे ही। कर बचना चाहिए, मतलब बचना नहीं चाहिए था। कर जानकारी प्रक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए, भैया देना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम तो कुछ देंगे, एक्स्ट्रा देंगे, जिससे बच्चा तो सीख तो जाए। आप टाइम सबके समान दे रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा विकार है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे सकते हैं। इसलिए आपका दोस्त ना डी होगा, ना सी होगा, ना बी होगा, राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। कर लचीला शिक्षा शास्त्र, करा फ्लेक्सिबिलिटी जो पेडागोजी होनी चाहिए, अगम इमानत होनी चाहिए, करा अनम्य जो मानसिकता होनी चाहिए, या मानकीकृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया समावेशी के लिए क्या जरूरी दोस्त, वह लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी वाला क्या होनी चाहिए, सिलेबस होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी वाली सिलेबस होनी चाहिए। और राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे जी, 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे 7 नंबर के लिए, निम्न में से कौन सी सुविधाहीन और वंचित समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। करा कि विविधता को महत्व, या गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, या प्रमुख समूह की ओर केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, या मानकीकृत परीक्षण। जी बताएंगे निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए सफल विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करेगा। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा, कौन सा मदद करेगा। तो आप जानते हैं कि दोस्त ध्यान देंगे किसमें मदद करेगा, तो आप जानते हैं विविधता को क्या करेंगे, महत्व देंगे, वही तो करेगा, क्योंकि सुविधाहीन वंचित समूह का विद्यार्थी को मदद करने के विविधता को हम महत्व देंगे। कर गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम गलत है। कर प्रमुख समूह की ओर केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, किसी एक को आप बढ़ावा देकर करेंगे, बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं आपका समावेशी शिक्षा का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। आपको किसी एक तरफ फोकस नहीं करना, सबको साथ लेकर चलना है, सभी का विकास साथ साथ हो, समावेशी शिक्षा कहता है, इसलिए यह भी गलत है। मानकीकृत परीक्षण का स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, एक टेस्ट होना चाहिए, भैया स्टैंडर्ड टेस्ट होगा तो इसका मतलब है कहीं आर्थिक और सामाजिक रूप से बच्चा पिछड़ा है, सुविधाहीन बच्चा है, तो उससे विविधता का सम्मान करना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा हमारा ए इज द राइट ऑप्शन। 8 नंबर के लिए शिक्षा में समावेशन का क्या तात्पर्य है। भाई शिक्षा में समावेशन का क्या तात्पर्य है, ध्यान देंगे, बताएंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है। करा कि छात्रों को उसकी क्षमता के अनुसार आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। स्कूल छात्र की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं। जी बताएंगे शिक्षा में समावेशन का क्या तात्पर्य है। जी दोस्त बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट होगा। तो अगर छात्रों को उसकी क्षमता के अनुसार आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाना चाहिए, गलत है। भाई क्षमता के अनुसार देंगे तो कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं, तो हम बैठाएंगे साथ साथ। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं, तो छात्र स्कूल की मांग की ओर समायोजन करते हैं, या व्यक्तिगत भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा कहता है शिक्षा का शिक्षा में जो समावेशन है, मतलब समझने की कोशिश, एजुकेशन में जो समावेशन है, एजुकेशन की बात करें उसकी बात कर रहा है, एजुकेशन की समावेशन की जब आप बात करते हैं तो कहता है व्यक्तिगत जो बच्चों में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और साथ ही साथ के बावजूद क्या करते हैं, सभी छात्र क्या करते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और राइट ऑप्शन होगा सी, विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा गलत है, क्योंकि सभी बच्चों को साथ साथ ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ध्यान देंगे 9 नंबर के लिए। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा किसका पालन किया जाना चाहिए। किसका पालन किया जाना चाहिए, किस मानकीकृत पाठ्यक्रम का, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का, विभेदित निर्देशात्मक शैली का, योगात्मक मूल्यांकन का। जी बताएंगे इसमें से विविध पृष्ठभूमि के बच्चों की बात कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम तो एकदम गलत है, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र पर एकदम गलत है, तो क्या करनी चाहिए, विभेदित
क्या करना चाहिए, विभेदित निर्देशात्मक श्रेणियों का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या दोस्त, वह आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। योगात्मक मूल्यांकन की बात करता ही नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन की बात करता। किसका, रचनात्मक मूल्यांकन की बात करता है। हम फॉर्मेटिव जो इवेल्युएशन की बात करते हैं, ना कि समेटिव इवेल्युएशन की बात करते हैं, गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा विभेदित निर्देशित श्रेणियों की बात करें तो इसका पालन करना चाहिए शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 10 नंबर के लिए बताएं, करा कि निम्न में से कौन सी सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। भाई आपको बता रहा है कि जो बच्चा है, जो सुविधाहीन बच्चा है और वंचित समूह का बच्चा है, उसमें बाधा कौन सा उत्पन्न करेगा। लचीला पाठ्यक्रम, करा गैर प्रासंगिक सामग्री, करा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र या व्यापक मूल्यांकन, कर कौन सा इसमें बाधा उत्पन्न करेगा। लचीला पाठ्यक्रम तो हो करेगा नहीं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अगर सिलेबस में है तो या दोस्त ध्यान देंगे, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है सिलेबस में तो यह बाधा उत्पन्न कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं राइट है, हमको ढूंढना बाधा वाला। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो गलत है वही हमारा राइट होगा। अब जो गलत है तो गलत भैया कौन सा है, गैर प्रासंगिक सामग्री गलत है, और इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, करा आपसे पूछ रहा है 11 नंबर के लिए, करा सुविधाहीन व वंचित समूह के शिक्षार्थियों को, सुविधाहीन व वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। करा कि भैया करा सभी छात्रों को अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। करा छात्रों को कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। कुछ इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, या सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट हो सकता है। आप जानते हैं सुविधाहीन वंचित समूह का बच्चा है और उन बच्चों को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या कर देना चाहिए, शिक्षक को कर देना चाहिए कि भैया कि सभी बच्चों को अपनेपन की भावना, क्योंकि जब बच्चा घर से आता है तो जब घर के माहौल मिलते हैं तो बच्चा ज्यादा सीखता है। तो कहीं ना कहीं यही ऑप्शन राइट होगा, सभी छात्रों को अपनेपन की भावना को बढ़ावा मिले, मतलब अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा आपका राइट होगा जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बी में क्या कर रहा है, छात्रों की जानकारी कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। भैया क्या कर देना चाहिए, सबकी गलती उजागर कर देना चाहिए बच्चों के सामने। ऐसा करेंगे बच्चे का विद्यालय को, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं कि विद्यालय से भगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यालय से भगाने वाला आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि जब उजागर कर रहे हैं तो बच्चा आने में कहेगा हम पढ़ने नहीं जाएंगे, बहुत सर जी अब आप जाइए अपना काम कीजिए, हम अब चल दिए अपने घर। तो ऐसा बच्चों को भगाने का काम आपको नहीं करना है। बी ऑप्शन गलत होगा। इन छात्रों को अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, तो भैया अलग संकाय में नहीं पढ़ाना चाहिए, सबके लिए एक साथ मानकीकृत पाठ्यक्रम दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 12 नंबर के लिए, कहा कि एक समावेशी व्यवस्था में कौन सी जरूरतों के अनुसार, किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। करा अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, या छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, या छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, या छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। दोस्त बताएंगे 12 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। ये बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है। तो आप जानते हैं अभिभावक पढ़ने जाते हैं कि बच्चा पढ़ने जाता है, अभिभावक पढ़ने जाते हैं कि बच्चा, तो बच्चा पढ़ने जाता है, स्टूडेंट जाता है पढ़ने। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार नहीं होगा, गलत है। स्कूल क्या हो बच्चों की जरूरत के अनुसार होगा तभी तो अच्छा है भाई। छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार तो होंगे नहीं, स्कूल जो होगा वह छात्र की जरूरतों के अनुसार होना चाहिए, और राइट ऑप्शन होगा बी। कह रहे छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, भाई जरूरत किसको है, जरूरत स्टूडेंट को है। स्टूडेंट क्या है, छात्र की जरूरतों के अनुसार छात्र स्थिर रहेगा, जिसको चेंज होना वो अपने आप को चेंज हो। बच्चा अपने आप को बैठा रहेगा, बस चुपचाप है, बस क्लास में पहुंच गया, चेंज जिसको होना है वह दूसरा इंसान हो, चाहे वह विद्यालय चेंज हो या फिर आप वह टीचर चेंज हो। बच्चा जैसा है वैसा अच्छा है। इसलिए दोस्त आपका यह ऑप्शन को क्या होगा, यह ऑप्शन आपका बी ऑप्शन राइट होगा, सी हो नहीं सकता। छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार या नहीं होगा, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। शिक्षक की जरूरत को पूर्ण करने गया छात्र नहीं, शिक्षक अपनी जरूरत को पूर्ण करे बच्चों के साथ।
तो कह रहे छात्र जो हो वह शिक्षक की जरूरतों के अनुसार, ऐसा नहीं होगा दोस्त, वह स्कूल जो बने वह छात्र की जरूरतों को पूरा करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 13 नंबर के लिए। कह शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगा? कर वाक बाधिता वाले छात्र को, दृष्टि बाधित छात्र को, या प्रतिभाशाली छात्र को, या सृजनात्मक छात्र को? कर शिक्षकों द्वारा विभिन्न शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगा? कर सही विकल्प चुन ले बाबू। कर फर्स्ट राइट है, या फिर कर सेकंड या थर्ड, या फिर कर फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? ये बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है। अच्छा प्रश्न होगा, क्या इसमें से करेक्ट होगा? ये बताएंगे इसमें क्या इसमें से राइट हो सकता है दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है, ये बताएंगे इसमें से कौन सा, जी इसमें से बताएंगे कौन सा इसमें से राइट हो सकता है। अच्छा प्रश्न है और सभी बच्चे बता सकते हैं दोस्त, क्या इसमें से राइट हो सकता है। ध्यान देंगे, आप जानते हैं जो कहता है समावेशी शिक्षा, वह समावेशी शिक्षा की बात करें वह कहता है सामान्य और विशिष्ट बच्चे, सामान्य प्लस विशिष्ट बच्चे क्या बैठेंगे? एक से एक साथ बैठेंगे, सामान्य हो या विशिष्ट बच्चे हों। विशिष्ट बच्चों की बात करें जिसमें आप जानते हैं प्रतिभाशाली बच्चा हो वह भी साथ बैठेगा। बच्चा बात करें दिव्यांग बच्चा है वह भी बच्चा बैठेगा, चाहे दिव्यांग किसी भी हालत में हो, चाहे वह श्रवण बाधित हो या बच्चा दृष्टि बाधित बालक हो, या फिर बात करें आपका अस्थि बाधित बालक हो, किसी प्रकार के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा बालक हो, सभी बच्चे किस में आएंगे? अतिसक्रिय बालक है, या फिर आपका मूढ़ बालक है, या पिछड़ा बालक है, अलग तरीके से अलग अलग बच्चे होते हैं। तो समान और विशिष्ट को साथ साथ बैठने की बात करता समावेशी। तो कह रहा वाक बाधित वाले बच्चे भी इसमें मदद करेगा, दृष्टि बाधित बालक की भी मदद करेगा, प्रतिभाशाली भी एक विशिष्ट बालक है, सृजनात्मक बालक भी एक विशिष्ट बालक है। इसलिए पूरी तरीके से चारों ऑप्शन अपने आप में राइट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट है। इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन अपने आप में राइट है। क्या है आपका राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीखते हुए चले, समझते हुए चले, कोई दिक्कत ना हो रही हो तो अच्छा है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 14 नंबर के लिए, बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। कारण निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? करा इसमें से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कौन से विद्यार्थियों की सृजनात्मकता वाले बच्चों की विशेषता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं बच्चा सृजनात्मक बालक कुछ अलग ही करता है, इसका मतलब कहीं जो विशेषता नहीं होगा वही हमको ढूंढ लेना है। कह कि उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है, वे विभिन्न तरीके से समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, उनमें विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, वे अक्सर नए विचारों और नवाचारों के साथ आते हैं। दोस्त आप जानते हैं वह बच्चा बात करें वह जिज्ञासा कम नहीं होती है, जिज्ञासा ज्यादा होती है, और यही ऑप्शन गलत है। जब ऑप्शन हमें मिल गया जो गलत ही क्या है पूछ रहा था, गलत ही हम राइट कर देंगे, राइट ऑप्शन होगा सी। क्योंकि आप जानते हैं वह बच्चा सृजनात्मक बच्चा है तो समस्या को सुलझाने का कौशल उसमें क्या उच्च कोटि का होता है, एकदम राइट है। उसमें समस्याओं का समाधान एकदम कर सकता है, यह भी राइट है। और आपका डी भी राइट है, सी ऑप्शन गलत था, गलत ही हमें ढूंढना था, तो जब गलत ही ढूंढना था तो उसे ढूंढ लीजिए, आपका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 15 नंबर के लिए, समावेशन का क्या अर्थ है। कर सभी विद्यार्थियों को उसकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, कर अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, या भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, या भागीदारी या जुड़ाव के असमान अवसर। ये बताएंगे 15 नंबर के लिए क्या राइट होगा। अच्छा प्रश्न है और आप बता सकते हैं क्या इसमें से राइट होगा। जी दोस्त आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी समावेशन का अर्थ की जब आप बात करते हैं दोस्त तो इसमें क्या राइट होगा। करा कि सभी विद्यार्थियों को उसके सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपना लेना है। ध्यान दें जब समावेशी कहता है कि बिना किसी भेदभाव के और सभी बच्चों को एक साथ जो हम शिक्षा प्रोवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा उसे ही हम बोलते हैं, तो हमारा क्या राइट होगा जब किसी बने मतलब ध्यान दें सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर, मतलब उसको हम ध्यान नहीं देंगे, उसीलिए समावेशन यही इसका मीनिंग है। और अगर अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करेंगे, ऐसी बात नहीं है, यह भी चीजें आपकी
गलत है। कह रहा भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता ऐसा समावेशी नहीं करता। न बी कहता है कह रहा भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर देना, तो आप जानते हैं समान अवसर देने की बात करता है, असमान अवसर की बात नहीं करता है, असमान अवसर की बात नहीं करता है, समान अवसर की बात करता है। अगर समान अवसर लिखा होता तो राइट हो जाता है, इसलिए दोस्त हमारा डी भी नहीं है राइट, ए ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर के लिए कह रहा है कि समावेशी शिक्षा या प्रतिपादित करती है कि हमें किसको दुरुस्त करने के लिए किसको बदलना चाहिए। क्या तंत्र प्रणाली को अधिगमकर्ता के अनुसार, या फिर कह रहा समाज विद्यालय परिचर्या के अनुसार, अधिगमकर्ता को तंत्र प्रणाली के हिसाब से, या विद्यालय पाठचर्या को प्रतिस्पर्धा के खिलाफ। जी 16 नंबर के लिए बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। जी दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट होगा। तो कह रहा है समावेशी शिक्षा या प्रतिपादित करती है, कहती है कि अधिगमकर्ता को दुरुस्त करने के लिए, ध्यान देंगे अधिगमकर्ता हमें अधिगमकर्ता को दुरुस्त करने के लिए, मतलब लर्नर को अधिगमकर्ता को मतलब लर्नर को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने के लिए हमें तंत्र प्रणाली या सिस्टम को बदल देना चाहिए, तंत्र प्रणाली को बदल देना चाहिए। और इसीलिए आपका जो राइट होगा वो राइट होगा आपका इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अधिगमकर्ता को तंत्र प्रणाली को बदलना चाहिए, मतलब दुरुस्त करने के लिए। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से क्या सहायक में से कौन सा सहायक है? समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से क्या सहायक है? करा विद्यार्थियों की भी प्रतिस्पर्धा की भावना, आप जानते हैं कंपटीशन कराना ही नहीं, गलत होगा। करा अनम पाठ्यक्रम, अनम स्कूल कैलेंडर, एकदम करा रिजिड जो सिलेबस होनी चाहिए, एकदम गलत है, कठोर होना ही नहीं चाहिए। और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, करा सख्त शिक्षक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, आप जानते हैं बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, वो भी शिक्षक को सख्त कह रहा है एकदम, और शिक्षक तो शिक्षक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र तो कह ही रहा है, उसके साथ एकदम कह रहा सख्त होना चाहिए। भैया जब सख्त कैसे होगा, यह भी गलत होगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास या है समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से क्या सहायक है? तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। करा जनजातीय समुदायों, भाई जो जनजातीय समुदाय हैं, जो आपके अलग अलग जनजाति होते हैं, उन जनजातियों की बात कर रहा है। विद्यार्थियों के सफल समावेशन, मतलब कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी जोड़ना है। समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? भाई साहब आप मान लीजिए इसमें बहुत सी शिक्षिका होंगी, बहुत सी जो लड़की होंगी देख रही होंगी वीडियो को, तो बात करें अगर आपका ड्यूटी शिक्षक बन के जाती हैं आप, और आपका ड्यूटी जो है आपका विद्यालय एक जनजाति क्षेत्र में होता है, तो आपको इसमें से क्या करने से बचना चाहिए? ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा, कहीं ना कहीं आप सभी की सभी टीचर हैं, तो इसमें से करा कौन से किससे हमें बच लेना चाहिए? करा उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना चाहिए। करा कि उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना चाहिए। करा पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना चाहिए। करा उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरीके से अप्रासंगिक हैं। दोस्त आप जानते हैं सफल समावेशन के लिए बात करें तो उन्हें में सबसे पहले बात करें तो पूरी तरीके से दैनिक जीवन और परिवेश से एकदम उदाहरण देने चाहिए। जब बच्चा क्योंकि जनजाति समूह का है, जो भी आप सिखाएं बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, और किसी भी बच्चे को सिखाएं चाहे किस बच्चे, अगर जब आप दैनिक जीवन की चीजों से सिखाते हैं तो फिर बच्चा कभी जीवन में भूलता नहीं है। जब भी बच्चों को पढ़ाएं वह दैनिक जीवन से जुड़ा होकर पढ़ाएं, इसका मतलब दैनिक जीवन होना चाहिए, और परिवेश से इन्वायरमेंट का जो एग्जाम्पल दे वह इन्वायरमेंट से, उस बच्चे के इन्वायरमेंट से संबंधित हो, एकदम बात राइट है। करा कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक, करा कि जो उनका सामाजिक जो सोशल कल्चरल जो इन्वायरमेंट है उसको महत्व और सम्मान देना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब यह भी करना चाहिए करा कि पाठ्यक्रम और उसकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करने चाहिए, एकदम सही है। उसके जो सिलेबस हैं, जो प्रचलित लोकगीत हैं, अगर उससे चीजें जोड़ने से क्या उसको अपने संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में वो जानेगा, सीखेगा। इसका मतलब ये सारी चीजें करनी चाहिए। करा उन संप्रदायों मतलब उन कॉन्सेप्ट को पढ़ने जो उनके जीवन से अप्रासंगिक हो, पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो, ऐसा करना चाहिए। भैया प्रासंगिक होता तो बात बनती, लेकिन लिख दिया गया है अप्रासंगिक, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यह चीजें गलत हैं, और इसीलिए आपका गलत है तो राइट होगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर के लिए बताएंगे
क्या राइट होगा? करा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसको बढ़ावा देता है? करा विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण, या दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान, या विद्यार्थियों का प्रत्येकीकरण। तो आप जानते हैं समावेशी का जो सिद्धांत कहता है, जो उसका प्रिंसिपल कहता है कि भैया सभी बच्चों को हमें जोड़ देना है, सभी बच्चों को जोड़कर साथ चलना है। अब विद्यार्थियों के अभाव देखने का दृष्टिकोण, भैया अभाव देखने का दृष्टिकोण नहीं देखता है, गलत होगा। दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, यह भी नहीं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या करता है? सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, और यही समावेशी का सिद्धांत कहलाता है। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। विद्यार्थियों का पृथकीकरण, जब पृथकीकरण हो गया फिर समावेशी का अर्थ ही नहीं रह गया, इसलिए यह भी चीजें गलत हैं। सी ऑप्शन अपने आप में एकदम राइट है, और आप सीखते हुए चल रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप सीख रहे होंगे, समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 19 नंबर का जो राइट होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 नंबर के लिए बात करेंगे। 20 नंबर के लिए बात करें, करा उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? भैया जो बच्चा श्रवण बाधित है, मतलब सुनाई नहीं देता है, उन बच्चों को जोड़ना है, सफल समावेशन करना है, और आप शिक्षिका के तौर पे विद्यालय में नियुक्त हैं। अब आपको, आपके सामने बच्चा आया तो उन्हें हम कैसे, बच्चे को भागने ना पाए, बच्चे जाने ना पाए, हमें जोड़ लें, नामांकन करके उससे अच्छे से पढ़ाएं। आपको कैसा क्या एक्टिविटीज करेंगे जिससे बच्चा बना रहे? करा सांकेतिक भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित, करा व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण का प्रयोग, करा व्याख्यान के ऑडियो टेप का प्रावधान, करा पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग। जी बताएंगे 22 नंबर के लिए, 20 नंबर के लिए क्या राइट होगा? अच्छा प्रश्न है, जी बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा? भाई साहब ध्यान देंगे, करा कि जब बच्चे को सुनाई नहीं देता है तो उसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए था सांकेतिक भाषा को, तो करा हतोत्साहित, अपने आप में तुरंत का तुरंत गलत हो गया। भाई जब उसे सुनाई नहीं देता तो सांकेतिक भाषा से हम पढ़ाएंगे, उसी को प्रोत्साहन देंगे, लेकिन करा हतोत्साहित, इसका मतलब गलत है। व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण, जब उसको सुनाई नहीं देता आप बोलते रहे ना, कुछ नहीं हो सकता। मौखिक स्पष्टीकरण से क्या मतलब है? बोलिए, कुछ नहीं समझ में, जिसको सुनाई नहीं देता वो कैसे समझ पाएगा बच्चा? व्याख्यान के ऑडियो टेप का प्रयोग, आप डीजे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब सुनाई नहीं देता। करा कि पर्याप्त और गैर मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग, मतलब जो पर्याप्त रूप से आप ध्यान दें कि गैर मौखिक हो, ध्यान देंगे वह गैर मौखिक हो, कहीं ना कहीं वह ऐसी हो, लिखावटी पर हो, और राइट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। करा कि 21 नंबर के लिए करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अध्ययन वरीयता को विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? करा श्रवणात्मक कर लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन, दृश्यात्मक करा मुख्य रूप से व्यापक व्याख्यान के माध्यम से वितरित विषय वस्तु, गति संवेदी निष्क्रिय सुनने की अपेक्षा करें, करा स्पर्शनीय करा अध्ययन के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव। जी बताएंगे 21 नंबर के लिए क्या राइट होगा? 21 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा? अच्छा प्रश्न है, जी बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट होगा। तो करा कि श्रवण बाधित है, तो करा कि कौन सा युग में अपने आप में राइट है? कौन अपने आप में एकदम राइट है? करा श्रवण बाधित है, लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन करेंगे, तो कह रहा है कि श्रवण बाधित है, श्रवण देखिए श्रवणात्मक है, मतलब श्रवण रूप से क्या निम्नलिखित में से कौन सी दी गई विशिष्ट अध्ययन वरीयता को विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सही युग है, मतलब सही युग में आपसे पूछ रहा है। अभी सही युग में है, इसका मतलब है ध्यान देंगे, सही युग में करा कि जब सुनाई नहीं देता, दृश्यात्मक है, श्रवणात्मक है, श्रवणात्मक है तो लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन, लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन, श्रवणात्मक को लिखित कार्य देंगे नहीं, करा कि दृश्यात्मक करा की दृश्यात्मक अनुभव मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से, तो दृश्यात्मक रूप से करा कि जिसको दिखाई नहीं देता है, कर दृश्यात्मक रूप से मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से, यह भी नहीं हो सकता। गत संवेदिक करा सुनने में अपेक्षा करें तो गत संवेदिक में नहीं होगा। स्पर्शनी की बात करें करा अध्ययन के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव, यही पूरी तरीके से समझ या क्या है युग में एकदम पूरी तरीके से राइट है। क्यों? क्योंकि श्रवणात्मक लिखित कार्य के आधार पर मूल्यांकन नहीं हो सकता। दृश्यात्मक को बात करें, जब श्रवणात्मक की बात करें, श्रवणात्मक को लिखित कार्य करेंगे, सुनने वाला चीजें होंगी ना,
जो श्रवणात्मक है, सुनने वाली कार्य हैं, तो अगर श्रवणात्मक है, सुनना है, तो उसे सुनने वाली चीजें, दृश्यात्मक और देखने वाली चीजें होनी चाहिए थे। मुख्य रूप से व्याख्यान कैसे हो सकता है? श्रवण वाला तो व्याख्यान करेगा भाई, जिसको सुनाई देता है वही तो सुनेगा, व्याख्यान करेगा। जिस देखने वाले को आप कैसे कर सकते हो? तो नहीं हो सकता। गत संवेदी वाले निष्क्रिय रूप से अपेक्षा करें, भाई गत संवेदी है तो निष्क्रिय रूप से हो नहीं सकता। स्पर्शनीय है तो इसका मतलब है अधिगम के लिए हाथों द्वारा अनुभव करके। एकदम बात सही। 21 नंबर की बात करें आपने, आप में राइट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे 22 नंबर के लिए। समावेशी शिक्षा के लिए क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यवसायिक शिक्षा, या विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय होता है, क्या के लिए क्या आवश्यक है? तो अगर विद्यार्थियों में क्षमता के आधार पर कठोर समूहन कर ग्रुप बनाने के लिए, कठोर समूहन तो होना नहीं चाहिए, गलत है। व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान और सम्मान देना चाहिए, समावेशी का यह आवश्यक है, राइट ऑप्शन होगा बी। विशेष विद्यालयों के लिए केवल व्यवसायिक, विशेष विद्यालयों के लिए कि सबके लिए? सबके लिए भैया, विशेष व्यवसाय वाले विशेष विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक शिक्षा नहीं, गलत होगा, ए भी गलत होगा। बी डी की बात करें, वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बना देना, कोई चीज बना देंगे, रूढ़िवादी बातें बना देंगे, नहीं। इसलिए आपका ना डी है, ना सी है, ना ए है, बी इज द राइट ऑप्शन हो जाए। व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान और सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 23 नंबर के लिए। क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? जी बताएंगे क्या राइट होगा? करा कि सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, घोषणाओं और चलचित्रों के लिए शीर्षकों और कथनकों का इस्तेमाल करना, कक्षा में ओठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ावा देना, शिक्षण के व्याख्यान उपागम पर व्यापक रूप से भरोसा करना। तो कारक निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण बाधित विद्यालय? कहीं ना कहीं ध्यान दे, सुनाई देने वाला बच्चा नहीं, मतलब उसको सुनाई नहीं देता है, उसको हमें जोड़ना है। अब ऐसा जोड़ना है तो कारक की समावेशन के लिए बाधा उत्पन्न करेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपका मतलब इसमें से कोई ना कोई ऐसा है जो सेंटेंस निगेटिव से भरा हुआ है, जो श्रवण बाधित बालक है उसके निगेटिविटी में है। तो बताएंगे कौन सा होगा इसमें से, आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट हो सकता है? जी तो कह रहा सूचना संसाधित करने के लिए अतिरिक्त समय देना, एकदम देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम तो एक्स्ट्रा देंगे ही, अतिरिक्त समय देंगे, इसका मतलब राइट है। घोषणा और चलचित्रों के शीर्षकों के कथनकों का इस्तेमाल करना एकदम सही है। जब बच्चे को सुनाई नहीं देता तो चित्रों के माध्यम से दिखाने कर समझाने की कोशिश करेंगे, यह भी सही है। क्लास में ओठ पढ़ने की स्थिति को बढ़ावा देना एकदम सही है। जब ओठ से पढ़ने की चीजें जब बोलते रहेगा तो क्या होगा, पता चलता रहेगा क्या चीजें हो रही है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षण के व्याख्यान उपागम का व्यापक रूप से भरोसा करना, बच्चे को सुनाई नहीं देता तो आप व्यापक रूप से करिए, संकुचित रूप से करिए तो कहां से फर्क पड़ने वाला? बच्चा श्रवण बाधित है या व्याख्यान को व्यापक रूप से भरोसा करना, इसका मतलब है गलत है, और गलत ही हमारा क्या होगा? राइट होगा। गलत ही क्या होगा? हमारा राइट होगा। गलत ही क्या होगा? क्योंकि हमको गलत ढूंढना था, गलत ऑप्शन है डी, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे आगे 24 नंबर के लिए बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के के खिलाफ जाता है? कहीं ना कहीं आपका ऐसा कोई इसमें से सेंटेंस है जो समावेशी शिक्षा का समर्थन नहीं करता है। करा कि अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना, करा सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, या कुछ चुने गए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, या विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई निगेटिव ऑप्शन है। अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना, बताएंगे अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता की उच्च उम्मीदें रखना, या विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया। जी अच्छा प्रश्न है, बता सकते हैं। तो आप जानते हैं दोस्त इसमें से क्या राइट हो सकता है?
अधिगमकर्ता की आवाज को महत्व देना चाहिए जब लर्नर आपके क्लासरूम में बैठा है, मतलब अधिगमकर्ता बैठा है और कुछ ये पूछ रहा है तो एकदम जो आवाज उत्पन्न कर रहा है, जो आवाज मतलब उत्पन्न करने का, आवाज कहने का मतलब है पूछ रहा है, ऐसा मतलब नहीं चिल्लाहट में जा रहा है, मतलब एक तरीके से बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है, चिल्लाने वाली बात नहीं है। कह रहा आवाज को मत, कोई चीज बच्चा कह रहा है उसके बातों को सुनिए, एकदम सही है। कह रहा कि सांस्कृतिक मतलब हमको ढूंढना था निगेटिव, इसमें हमको गलत ढूंढना है ना, तो क्या सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, एकदम सही है। उसके संस्कृतियों से जुड़ा हुआ सिलेबस हो। कह रहा कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से उच्च उम्मीदें रखना है, और क्या कह रहा कि कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से, मतलब कुछ चुन करके उनसे उम्मीद रखेंगे, सबसे नहीं कर सकते क्या, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप भेदभाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप क्लास में आप किसी समूह को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी समूह को साथ नहीं ले जा रहे हैं। इसीलिए समावेशी कहता है कि सभी बच्चों को हम साथ ले जाएंगे, साथ प्रैक्टिस कराएंगे, साथ सिखाएंगे, साथ साथ सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और यही चीज़ें आपकी गलत थी तो गलत ही हमारा राइट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर के लिए कहा प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है। उनसे कुछ ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्यों सौंपे, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दे या उससे सफलता की कम उम्मीद रखें। ये बताएंगे 25 नंबर के लिए क्या राइट होगा। 25 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे इसमें से क्या करेक्ट हो सकता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसको प्रभावी रणनीति, कौन सी प्रभावी रणनीति हो सकती है। करा उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे। भाई प्रतिभाशाली बच्चा है, सरल और आसान प्रश्न पूछने से व्यस्तता पैदा हो जाएगा, ये चीजें नहीं करनी है। प्रभावी पूछ रहा है ना, इफेक्टिव रणनीति पूछ रहा है, इसका मतलब गलत होगा। करा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, एकदम सही है। उन्हें चुनौतीपूर्ण जब कार्य रहेगा, उच्च क्रम का रहेगा तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, भाई हमारे लेवल की चीजें हैं, और पढ़ेगा। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय देंगे, भाई अतिरिक्त समय उसके लिए थोड़ी ना देंगे। जो प्रतिभाशाली है तो फास्ट तरीके से करेगा, टाइम कम। उनकी सफलता के लिए कम उम्मीदें रखें, भाई सफलता के लिए अधिक उम्मीद रखना है, ये कम करेंगे हम। भाई प्रतिभाशाली है तो फिर हम कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ जाएंगी हमारी, या आपकी भी बढ़ जाएंगी। और दोस्त आपके सामने ये थे 25 क्वेश्चन, आप सभी के सामने बात करें तो आप ARO की जो कंप्लीट बैच चल रही है, आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं कोर्स में। 2 नंबर दिए गए हैं और इसमें जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें, आपके सामने अपनी पुस्तक है हिंदी की, ARO की प्री मेंस की पुस्तक है, उसके साथ साथ समान अध्ययन की पुस्तक है, और इसे आप सभी परचेज कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। और बात किया जाए तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन से संबंधित थी, लेकिन जो हम सभी ने पढ़ा समावेशी शिक्षा पढ़ा। समावेशी शिक्षा से आपके प्रश्न हमेशा से बनाए जाते हैं क्योंकि अच्छा पार्ट है, और कोई पेपर एग्जामिनर यहाँ से हमेशा से प्रश्न पूछता, कोई भी पेपर हो जहाँ पर CDP, जहाँ पर समावेशी शिक्षा पूछी जाएगी, सिलेबस में दिया गया है, पूछना निश्चित है। क्योंकि समावेशी का मतलब ही होता है सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, सिखाना, समझाना, और क्योंकि ये पेडागोजिकल पार्ट है, पेडागोजिकल पार्ट में ऐसा प्रश्न आते हैं। तो आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चीज़ों को सीखते रहें। नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हम हाजिर होंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जब भी क्लास एंड हो एक बार पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी एनर्जेटिक होते हैं और अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।